You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. गुड इवनिंग। मैं जब तक सारे बच्चे आते हैं, ये टाइम जो आप लोग का अभी लगातार 3 क्लास, आज तीसरी क्लास है, तो ये बेटर है, ये मॉर्निंग वाला बेटर है? क्या है ओपिनियन? सर ये वाला बेटर है। ओके, बाकी लोग भी बताएं विच इज बेटर। सर मुझे भी इवनिंग वाला बेटर लग रहा है। है ना? ओके, अभी देखो, तुम लोग को एक पोल हमने क्रिएट किया है। जितने बच्चे हैं वो लोग अभी आंसर करना है। बहुत सारे बच्चों के मिसिंग है। जल्दी जल्दी आंसर की। आपका बच्चा। ओके, तो मॉर्निंग टाइम में अभी तक बहुत कम बच्चों ने फॉल किया है। मोस्टली बच्चे इवनिंग टाइम को ही प्रिफर कर रहे हैं, और इवनिंग प्लस मॉर्निंग में सिर्फ एक बच्चा है। तो एक्चुअली अभी हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी बच्चे भी ज्वाइन करेंगे, दे विल पुट देयर चॉइस, और उसी के अकॉर्डिंग अपन टाइम फिक्स कर लेंगे। मॉर्निंग में हो सकता है बहुत सारे बच्चों को जगने में दिक्कत हो रही हो,
बट अभी बहुत दिन हो गया, काफी टाइम हो गया, मॉर्निंग में जगने का कोई बात इशू नहीं है। मॉर्निंग प्लस इवनिंग, जैसे ये 2+3 जो हमने लिखा है, ये मॉर्निंग मंडे ट्यूसडे मॉर्निंग और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इवनिंग, कुछ ऐसा अच्छा था। 2+3 कॉम्बिनेशन, मॉर्निंग प्लस इवनिंग कॉम्बिनेशन, ऐसा टाइप। लेकिन वो भी अनप्रैक्टिकल होगा ज्यादातर कि एक ही टाइम में या तो मॉर्निंग में हो या तो फिर इवनिंग में हो। तो लगभग जितने बच्चों ने ज्वाइन किया है सबने अपना रिस्पॉन्स फिट कर दिया है। कुछ और बच्चे भी ज्वाइन करेंगे, तो 75% अभी बच्चे इवनिंग टाइम को ही प्रीफर कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि अभी इवनिंग टाइम को ही कंटिन्यू करना ज्यादा बेटर है, 9 to 10:30। नेक्स्ट जो आप लोग का शेड्यूल है वो मैं रीशेड्यूल कर दूंगा। तो इसमें क्लासेस जो होंगी, एक दिन हो सकता है कि मॉर्निंग में हो, मतलब जिस दिन मुझे रात को निकलना होगा कहीं, तो उस दिन मॉर्निंग में होगा, बाकी दिन इवनिंग में क्लासेस हो सकती हैं। मैं नया टाइम टेबल अपडेट कर दूंगा। चलिए ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक रिस्पॉन्स नहीं दिया है, बाद में आए हैं, वो लोग रिस्पॉन्स फिट कर देंगे, मैं फिर पब्लिश कर दूंगा। ओके, तो देखो चैप्टर था वो, एक क्वेश्चन उससे बनते हैं एग्जाम में। ये जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर नो डाउट, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट टॉपिक नहीं है। तो अगर हमको सीखना है अंडरस्टैंडिंग, इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल है। कितने बच्चे इसमें एयर ट्रेवल कर लिए हो? आई मीन आई होप बहुत सारे बच्चों ने एयर ट्रेवल किया है। जस्ट रेज योर हैंड्स, एयर ट्रेवल करने वाले बच्चे। ओके, गुड। ओके, जितने बच्चों ने हैंडल्स किया है, वेरी गुड। चलो कनक आप बताओ, हवाई जहाज उड़ता कैसे है? सर आप एक बार रिपीट करोगे? हवाई जहाज कैसे उड़ता है? सर वो उड़ता है सर। ओके, चलो ठीक है। श्रावणी आप बताओ। कैसे उड़ता है हवाई जहाज? सर मतलब कैसे डिस्क्राइब करना है उसको? जैसे समझ में आता है वैसे ही डिस्क्राइब करो, लेमन तरीके से। इतना भारी, एक मिनट, जब लोग तुम लोग एरोप्लेन में ट्रेवल किए हो तो एरोप्लेन को बहुत पास से देखे हो। कैपेसिटी 200 250 में भी, कोई अगर फॉरेन ट्रिप गया होगा तो उसमें तो और भी ज्यादा कैपेसिटी के होते, 300 350। हैव यू सीन द साइज ऑफ द एरोप्लेन? कितना बड़ा साइज होता है वो। उसका जो पहिया होता है ना, वो भी हम लोग के बराबर बड़ा बड़ा साइज का होता है, इतना बड़ा बड़ा। उतना भारी चीज हवा में उड़ता कैसे है? इतना एयर ट्रेवल किए हो तो इतना तो कम से कम सोचना बनता है ना। साइंस के बच्चे हैं आप लोग, इतना तो बनता है सोचना। हाउ दिस जाइंट थिंग, एंड दिस इज सो मैसिव, मतलब ऐसा छोटा 1-2 kg का नहीं है वो, कागज का पतंग नहीं ऐसे उड़ा दिया। इतना भारी चीज हवा में तैरता कैसे है? हाउ? तभी तो दिमाग में ऐसा स्ट्राइक किया होगा। जो लोग एयर ट्रेवल किए हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप कभी ऐसा सोचे हो। आद्या बताओ, कैसे उड़ता है हवाई जहाज? सर मेरे हिसाब से शायद जो विंग्स उसके डिजाइंड होते हैं उसमें कोई प्रेशर डिफरेंस आता है ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट में, जिसकी वजह से वो लिफ्ट कर देता है एरोप्लेन को। मेरे हिसाब से मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन पढ़ शायद लिए हो ऐसा फ्लूइड होता है। मैकेनिक्स इसलिए
उसी के टर्म्स में तुम आंसर कर रहे हो। डेफिनेटली उसका जो लॉजिक है जो अदय ने कहा है वही है उसका लॉजिक, और उसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। लेकिन अगेन जितना आसानी से उसने कहा और जितने आसानी से ये चीज होती है, उस चीज को रियली में रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना कि उतने टन का हवाई जहाज सिर्फ एयर प्रेशर डिफरेंस से उठ जाएगा, ये रियलाइज करना और इसको डाइजेस्ट कर पाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत मुश्किल होता है, बट दिस इज हाउ इट इज। बहुत लोगों को लगता है कि उसके अंदर जो जेट इंजन लगा होता है उसके कारण उड़ता है। कितने लोगों को ये, मतलब अब तो खैर आद्या ने बता दिया, नहीं तो कितने लोगों को पहले ऐसा लगता था कि उसके अंदर जो जेट इंजन लगा होता है उसी के कारण वो फ्लाई करता है। मतलब देखो, हवाई जहाज में दो चीजें होती हैं, एक हवा में होना और एक आगे बढ़ना। तो मेरा क्वेश्चन है कि हवा में वो कैसे होता है? आगे बढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग। हवा हवा में बढ़ना दो बातें हो गई, एक तो पहले हवा में जाना और उसके बाद आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ने के लिए जेट इंजन रिस्पॉन्सिबल है, नो डाउट। अगर जेट इंजन हम ऑन करेंगे देन ओनली द एरोप्लेन मूव फॉरवर्ड। थोड़ा सा रॉकेट मूवमेंट, रॉकेट के जैसा तुम उसको देख सकते हो, समझ सकते हो कि कुछ पीछे की तरफ जा रहा है तो उसको एक थ्रस्ट मिल रहा है तो आगे की तरफ जाता है, वो जेट इंजन का काम है। बट हवा में तैरना, इतनी भारी मशीन, इतनी भारी ऑब्जेक्ट, टनों टन में ये मास होते हैं, और कितने कार्गो जो प्लेन होते हैं वो और ज्यादा भारी होते हैं, वो सिर्फ हवा के प्रेशर से तैर जाता है। दैट इज वेरी वेरी अगेन अनबिलीवेबल। लेकिन वो कैसे होता है और वो पूरा कैलकुलेशन, वो सारा कुछ हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी होगी। कितने लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी है? बहुत फेमस मूवी 2002-3 में आई थी। देखे हो? किसी ने नहीं देखा? चलो कोई बात नहीं। टाइटैनिक एक बहुत बड़ी शिप होती है। 1912 में जब पहली बार वो ब्रिटेन लंदन से न्यूयॉर्क जा रही थी तो उसके बीच में उसका क्रैश हो गया और डूब गया। इतना बड़ा पानी का जहाज पानी में कैसे तैरता है? एनीवन कैन एक्सप्लेन दिस, हाउ दिस थिंग हैपेंस? पानी में कोई चीज तैरती कैसे है? और हमको मतलब ये जो चैप्टर को पढ़ के जो आंसर आएंगे हमको उसमें से ज्यादा इंटरेस्ट उस तरीके के आंसर में है जो हम लोग नॉर्मल सोचते हैं। नॉर्मली जो हमारे दिमाग में जो आइडिया है वो हम एक बार देखना चाहते हैं। हाउ डू यू थिंक दैट अ ह्यूज कार्गो शिप, अभी स्वेज कैनाल में एक कार्गो शिप, क्या नाम था उसका, जो फंस गया था, तो इस तरह की कार्गो शिप पानी के ऊपर तैरती कैसे है? छोटे छोटे बोट ये कैसे तैरते हैं? हाउ? एक भी बच्चा नहीं? ओके, श्रावणी बताइए। और शायद वो जिस मटेरियल से बनी रहती है उसकी डेंसिटी वाटर से कम रहती है, या फिर एक उसका मिनट, वेट जो है एक मिनट। वो जो अपवर्ड भी फोर्स से शिप कम। जो भी शिप बनता है वो आयरन से बनता है, और आयरन की डेंसिटी वाटर से तो कम बिल्कुल भी नहीं होती। तो तो ये सर चीज फिर तो उसका वेट जो अपवर्ड फोर्स रहता है उससे कम रहता है। अपवर्ड फोर्स, ओके, बढ़िया है। थोड़ा सा अपने को इनपुट मिला। अपवर्ड फोर्स कौन लगाता है? ये अपवर्ड फोर्स? सर वो पानी। ओके, तो पानी भी फोर्स लगा सकता है, ठीक है, ओके।
कुछ कुछ जो रियल लाइफ चीजें जो हम डेली बेसिस पर देखते हैं और इस चैप्टर के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन है, मैं पहले उन सारी चीजों के बारे में तुमको बता दूं कि एक चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑल दो नीट में इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर अंत तक समझ नहीं आता। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, एक पोल अभी भी हमने ऑन रखा है, उस पे आप लोग अपना वोटिंग कर देंगे टाइमिंग को लेके। कभी भी जब कपड़े थोड़े गंदे होते हैं, आजकल जो नए वॉशिंग मशीन आ गए हैं उसमें गर्म पानी, स्टीम वाटर, मतलब हॉट वाटर का भी ऑप्शन आ गया है। हाँ बोलिए कनक। सर पोल दिख नहीं रहा है। हाँ दिख तो रहा होगा अभी, पब्लिक चैट में नहीं दिख रहा अभी नहीं सर। आपने? ओके, तो उस समय जितने लोग थे उन्होंने, बाद में जो लोग आ रहे हैं उनको नहीं दिख रहा है क्या ये? नो सर। एक्चुअली उस समय जब जितने लोग थे ना, 16 लोग थे उस समय, 9 2 11 एक 12 13 लोग का ही उस समय टोटल आया है हमारे पास, और बाकी लोगों को पोल दिख नहीं रहा। ठीक है, मैं एक बार ये पोल कंटिन्यू करूंगा। अभी तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, तो वहां पर अच्छे से हो जाए। नॉर्मली अभी जो वॉशिंग मशीन में गर्म पानी का ऑप्शन आने लगा है, हॉट वाटर, तो मशीन खुद ही पानी गर्म कर देगा। और जो भी थोड़े से, अगर देखे होंगे घर पर, अगर कपड़ा साफ करना बहुत ज्यादा गंदा हो गया तो उसको गर्म कर देते हैं थोड़ा पानी को, जब भी उसमें सर्फ वगैरह डालते हैं तो उसको गर्म कर देते हैं तो उससे ज्यादा अच्छा साफ होता है, या धूप में रख देते हैं कुछ देर, उसके बाद साफ करते हैं भाई। बताओ। कोई नहीं, क्यों उसको गर्म करते हैं, किसी के पास आंसर नहीं है। ये सब तो डेली बेसिस की चीजें हैं, हम पूछ रहे हैं तुम लोग से। ओके, टैप को जब हम खोलते हैं और टैप को हम जब बंद करते हैं, जब टैप को जैसे एक बार हमने पूरा ओपन कर दिया, फिर धीरे 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 बंद कर दिया, जब उसको तेजी से बंद नहीं करना है, धीरे धीरे बंद करना है। तो जो हम देखेंगे कि जब हम धीरे धीरे बंद करते हैं तो टैप का जो शेप है पानी का वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है। क्यों होता है? मैं उस डायग्राम को, ये मान लो टैप की ओपनिंग है, तो पानी जो है वो कुछ इस शेप का हो जाता है। अगर हम टैप को बंद करने लगे तो पानी का शेप कुछ ऐसा हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? अब बताइए। सर सर अभी फ्लूइड पढ़ चुका है तो उस हिसाब से जवाब आया तो चलेगा। अच्छा, एक्चुअली बच्चे पढ़ लिए हैं इसलिए हो सकता है कि ये सारी चीजों को अब रिलेट कर पा रहे हो, दैट इज वेरी गुड। कि ये जितने भी रोजमर्रा में हम चीजों को देखते हैं वहां पर इस चैप्टर का बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये जो राजमिस्त्री लोग जो घर बनाते हैं, कभी तुम लोग ने घर बनता हुआ, अच्छा बहुत लोगों का घर अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, कभी तुम लोग ने घर बनते देखा है? जो लोग काम करते हैं उस कंस्ट्रक्शन साइट पर, तो उनको काम करते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक, वो कितना पढ़े लिखे होते हैं और बिल्कुल एकदम सीधी दीवार ऐसे खड़ी कर देते हैं, बिल्कुल सेम लेवल मेंटेन कर देते हैं, 1 मिलीमीटर का भी उनमें लेवल का गैप नहीं आता।
तो क्या इतने सॉलिड इंजीनियर होते हैं या कुछ टेक्निक यूज करते हैं? वो क्या टेक्निक यूज करते हैं? तुम लोग ने ये सब चीजें अगर देखी होती रियल लाइफ में, तब तुम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। अदरवाइज ये चैप्टर सिंपली एक चैप्टर जो से बाकी चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसमें जो चीजें हम पढ़ेंगे वो एग्जैक्टली हमको डे टू डे लाइफ में दिख जाती है। अब ग्रेविटेशन, ये चीज हमको डे टू डे लाइफ में बस जी दिखता है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। सैटेलाइट वगैरह ये हम लोग डेली बेसिस पर देख नहीं सकते। और उसके पहले की जो चीजें हैं वो भी हमारा रियल लाइफ में इतनी ज्यादा आइडियल सिचुएशंस में नहीं होती। लेकिन फ्लूइड के जितनी भी चीजें हैं, इस चैप्टर में हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो मोस्टली हम लोग देख सकते हैं। तो चलो अब ज्यादा क्वेश्चन ना करते हुए, क्योंकि कुछ बच्चे इसको पढ़ भी चुके हैं और इसलिए भी आंसर नहीं कर रहे कि उनको पता है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स वाला ही आंसर कर देंगे पढ़ लिए तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 2-3 टर्म्स की। एक है हमारा थ्रस्ट, देन प्रेशर और देन डेंसिटी। पहले इन 3 चीजों पर बात कर लें। What is thrust? What is pressure? And what is density? थ्रस्ट क्या होता है? कौन बताएगा व्हाट इज थ्रस्ट? हाँ बताएं। और जो फोर्स नॉर्म मतलब जो फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस एक्ट करता है और कंप्रेसिव होता है एक एरिया। इसमें कंप्रेसिव का कोई होना जरूरी नहीं है। थ्रस्ट इज लाइक किसी भी एरिया पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसी को बोलते हैं थ्रस्ट। जैसे फॉर द टाइम बीइंग अगर हम ये एक एरिया कंसीडर करें, ये एक एरिया है, लेट्स अज्यूम दिस इज एन एरिया दैट वी आर कंसीडरिंग। ये है डेल्टा एस और इस पर अगर कोई फोर्स कुछ इस तरीके से एक्ट हो रहा है तो इधर वी कैन टेक दिस एंगल एज थीटा और दिस एंगल एज थीटा, कहीं से भी कोई एंगल थीटा ले सकते हैं। एक कंपोनेंट जो इस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, इस ये पूरे एरिया पर लग रहा है, किसी एक पॉइंट पर हम इसको नहीं लगा रहे, जस्ट ये दिखाना है। अदरवाइज दिस फोर्स एक्टिंग ऑन द इंटायर एरिया, ये फोर्स एफ है, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा जो कि इस सरफेस के अलोंग हो जाएगा विच इज एफ कॉस ऑफ थीटा, और दूसरा कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसी को बोलेंगे थ्रस्ट फॉर दिस एरिया। सो थ्रस्ट इज नथिंग बट इट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ऑन अ गिवन एरिया। लेकिन याद रखना कि ये फोर्स है, किसी भी एरिया पर लगने वाला फोर्स, ये प्रेशर नहीं है। बहुत बार बच्चे थ्रस्ट और प्रेशर को कंफ्यूज कर देते हैं, उनको लगता है कि थ्रस्ट और प्रेशर सेम ही है। नहीं, थ्रस्ट फोर्स है, यूनिट न्यूटन। प्रेशर प्रेशर है, दैट थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। अगर हम सेम एरिया पर प्रेशर डिफाइन करेंगे तो प्रेशर हो जाएगा दिस इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। बहुत बार इसको हम लोग फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली फोर्स का कंपोनेंट जो एरिया के परपेंडिकुलर हो वही प्रेशर कॉज करता है। ये जो एफ कॉस थीटा है ये हमारा प्रेशर कॉज नहीं करता, ये शियर कॉज करता है, शियर स्ट्रेस कॉज करता है। ये हमने ऑलरेडी स्ट्रेस स्ट्रेन वाले चैप्टर में देखा है कि जो एरिया के पैरेलल जो फोर्सेस होते हैं उनके कारण एक शियर डेवलप होता है। और हम लोग जब प्रेशर की बात करेंगे तो वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो प्रेशर इज नथिंग बट थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया। लेकिन इससे भी ज्यादा एक और चीज हम प्रेशर के बारे में लिखते हैं और वो है कि लिमिट
डेल्टा एच टेंस टू 0, अगर हम जो डायग्राम है उसी डायग्राम के रिलेटिव में लिखें तो एफ साइन थीटा अपॉन डेल्टा एस। थियोरेटिकली ये चीज को लिखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन व्हाई वी आर राइटिंग दिस लिमिट डेल्टा एस टेंस टू 0, एफ साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स दैट इज थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया पर यूनिट एरिया, तो डेल्टा एस होना ही चाहिए। तो लेकिन ये डेल्टा हमने डेल्टा एस टेंस टू 0 ये क्यों लिखा है, व्हाई दिस टर्म इज गिवन, कौन बताएगा? या लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, हमने जबरदस्ती लिख दिया, ये भी हमको समझना है। अगर लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं? ये सब बेसिक क्वेश्चन है। सी देखो, एक तो होता है क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि भाई सॉल्व नहीं हो रहा हमसे। एक वो क्वेश्चन होता है कि सर हमसे सॉल्व नहीं हो रहा। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सिंपल थिंकिंग से डेवलप होते हैं। अभी क्लास शुरू करने से पहले लगभग हमने 15-10 क्वेश्चन पूछे होंगे और उसका कोई न्यूमेरिकल से लेना देना नहीं। दिस इज सिंपली थॉट क्वेश्चंस, जो बच्चा एक जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, जो साइंस का बच्चा होता है, वो वैसा सोचता है। द प्रॉब्लम इज कि कोई बच्चा सोचना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ इसलिए बैठा है कि उसको सिर्फ एक फॉर्मूला दिया जाए, उसको रट्टा मारे, 4 क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पर दे दिए जाए, जिसको वैल्यू पुट करे उसका आंसर आ जाए, एंड दिस इज कॉल्ड ए स्टडी। और यहीं पर आके प्रॉब्लम्स क्रिएट शुरू हो जाती है। ये जो पढ़ाई है, ये जिसको हम पढ़ते हैं, दिस इज नॉट जस्ट mugging up some formula and then putting 2 values or 3 values in that formula and calculate to get answer. ये एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने का तरीका है। हम चीजों को सोच रहे हैं, हम चीजों को रियलाइज कर रहे हैं। अगर हम कुछ सोचना ही नहीं चाहते तो हम पढ़ना ही नहीं चाहते। वेरी सिंपल। अगर इस क्लास में कोई बैठा हुआ बच्चा सोचना नहीं चाहता, तो आप तो बता दो कि बस करना कैसे है। सीरियसली वो गलती कर रहा है पढ़ाई करके, नहीं करके कुछ और करना चाहिए। ये थोड़ा सा सुनने में ऑड लगेगा, बट दिस इज हाउ इट इज। अगर तुम किसी भी बात पर सोच नहीं रहे, बस एम ही उसको, जैसे मैं बहुत सारी चीजें बिना लिखे भी बोलता रहता हूं, तो कुछ बच्चे उसको सुनते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं, और कुछ बच्चों को लगता है कि ये तो ऐसे ही चल रहा है, बस अभी तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट तो तब शुरू होगा जब टीचर लिखना शुरू करेगा, और यही से फर्क समझ में आने लगता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन हो तो सोचना होता है, उसको रिप्लाई है जो भी समझ है, क्योंकि दिस इज द एक्चुअल लर्निंग। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स 10 न्यूटन, एरिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्रेशर हो गया 5 पास। ये नहीं होता लर्निंग। ये हम अगर फॉर्मूला एक 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को भी दे दें जिसको डिवीजन आता हो, तो वो कैलकुलेट करके आंसर रख देगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना इज लाइक सॉल्विंग मैथमेटिक्स। अगर वो मैथमेटिक्स में बता दो कि देखो तुमको ये 2 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, तो ये 4th 5th का बच्चा भी कर लेगा। 11th क्लास के बच्चे क्या कर रहे हैं, 12th क्लास के बच्चे क्या कर रहे हैं? तो आपको सोचना ही पड़ेगा। इफ यू आर नॉट थिंकिंग, यू आर नॉट स्टडिंग। वेरी सिंपल। क्योंकि कुछ भी रटने से चीजें कंप्लीट होती ही नहीं है। सम पार्ट्स जहां पर हमको रट्टा मारना है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स कहीं पर हैं टाइम बचाने के लिए जो भी, लेकिन बाकी चीजें जो ओवरऑल हमारा टॉपिक होता है वो समझने का ही होता है। और हम अगर समझना ही नहीं चाहते, तब तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी।
ओके, आद्या आप बताइए, व्हाई डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो शुड बी देयर? सर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा इसलिए, बहुत या कन्विंसिंग तो कह नहीं है। सकते हैं कि प्रेशर मैक्सिमम हम कंसिडर कर रहे हैं ऐसा। प्रेशर? प्रेशर हम लोग मैक्सिमम कंसिडर कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं है। मलारा बताओ। सर वो एक पॉइंट पर प्रेशर निकालने के लिए, क्या? एक पॉइंट पर प्रेशर निकालने के लिए। नहीं, देखो, लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, ये हमने आपको कैलकुलेशन बताया है। सब लोग अभी टेबल पर बैठे हो, अपने पाम से टेबल को प्रेस करने की कोशिश करो। एक तो बात तय है कि जितना दूर तुम टेबल को टच करोगे, सिर्फ उतने ही दूर पर फोर्स लगा सकते हो, ठीक है ना? जैसे मान लो ये टेबल पर तुमने हाथ रख दिया और उसको प्रेस कर रहे हो, तो जहां जहां टच नहीं हुआ वहां तो फोर्स नहीं लग रहा होगा, इतना तो श्योर है। लेकिन क्या जितने एरिया में तुम्हारा हाथ टच कर रहा है, क्या उतनी दूर में भी फोर्स यूनिफॉर्म लग रहा है? कैन से दिस कि एवरीवेयर आई एम अप्लाइंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एंड द फोर्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इंटायर एरिया, ऐसा बोल सकते हैं क्या? तुम कोई भी कहीं पर भी फोर्स लगाओ, प्रेशर एक्सर्ट करो, कैन यू से वट एवर एरिया दैट यू आर कंसिडरिंग एरिया पर फोर्स लग रहा है, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। पूरे एरिया पर, और ये जो एरिया है ये जैसे बड़ा होता जाएगा, ये बात और ज्यादा प्रोमिसिंग होती जाएगी, और ये एरिया जितना छोटा होगा, हम इस बात को उतना ज्यादा अच्छे से बोल सकते हैं कि यस, फॉर दैट स्मॉल एरिया द फोर्स इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। जैसे तुम लोग को अभी कुछ दिन पहले हमने टॉपलिंग सिखाया था। टॉपलिंग में क्या होता है कि अगर कोई बॉक्स है, अगर 3 डायमेंशन में उसको समझे, अगर ये बॉक्स है, तो नॉर्मल जो है इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आगे वाले साइड पर लग रहा है, ये पूरे एरिया पर, नीचे सरफेस पर यूनिफॉर्म तरीके से लगता है। लेकिन ये तब तक लगता है जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो वी हैव सीन फ्रॉम द फ्रंट व्यू, ये जो नॉर्मल है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाता है, और इधर नॉर्मल ऑलमोस्ट बहुत कम हो जाता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है, ज्यादातर नॉर्मल इस साइड शिफ्ट हो जाता है। द पॉइंट इज कि कभी भी कोई फोर्स किसी एरिया पर लगता है तो यूनिफॉर्म तरीके से पूरे एरिया पर लग रहा है, ये बात को इंश्योर करने के लिए एरिया को छोटा कर देना है, आइडियली वेरी स्मॉल, टेंड्स टू जीरो, and then we can say this f sin theta is uniformly acting on this area, and that's why pressure। फोर्स वेरिएबल हो जाए तो फिर एक मतलब नॉर्मल ब्लंट तरीके से बोल सकते हैं कि फोर्स यूनिफॉर्म लग रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म लग रहा है, तब ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि हम पूरे एरिया पर कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। एक थंब से भी तुम किसी चीज की कोशिश कर रहे हो, यू कैन इजिली कि थंब का जो वो हार्डली कोई फोर्स लगा रहा है, टच तो वो भी कर रहा है उस एरिया को, लेकिन वहां से फोर्स बहुत ज्यादा नहीं लग रहा। तो उस पूरे एरिया पर जहां पर भी हम टच कर रहे हैं, वहां पर पूरे एरिया पर फोर्स यूनिफॉर्म तरीके से नहीं लगता है, एंड दैट इज लॉजिकल टू पुट अ लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो इसके पहले। अब डेंसिटी क्या? तो डेंसिटी ये हमारा होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखना कि जो वॉल्यूम है ये सॉलिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है मेटल का, हॉलो, ऐसा आयरन का ही बना है, बट ये बिल्कुल पतला चदरा से बना है, बिल्कुल पतला चदरा, अंदर एयर है, बिल्कुल खाली है ये। इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो मास होगा, क्या हम उसका मास अपॉन वॉल्यूम कर देंगे तो ये डेंसिटी, ये जो आएगा, क्या यही आयरन की डेंसिटी होगी?
yes or no? मान लो कि ये जैसे बलून टाइप का कुछ स्ट्रक्चर है, सिर्फ इसकी जो लेयर्स है आउटर वो आयरन की बनी है, गोल्ड की बनी है, सिल्वर की बनी है, और अंदर ये पूरा खाली है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा ऑब्वियसली 4/3 πr क्यू, रेडियस अगर आर ले ले, थिकनेस बहुत कम ले ले तो 4/3 πr क्यू हो जाएगा। और जो मास होगा, हम इसको वेइंग स्केल पर रख के इसका मास ले लेंगे, तो मास बाई वॉल्यूम करेंगे तो क्या ये डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट का बताएगा? ये आयरन का डेंसिटी बता सकता है? नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये डेंसिटी जब भी हम डिफाइन करेंगे तो जिस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे वो सॉलिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज ऐसे कितने सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं जो अंदर से खोखले हो, और हर केस में डेंसिटी अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि मास में तो सिर्फ इस मटेरियल का ही मास आएगा ना। जब हम इसको मेल्ट करेंगे तो ये मेल्ट करने के बाद ये इतना छोटा बन जाएगा। मेल्ट करने के बाद इसमें जितनी भी एयर है वो सब बाहर निकल जाएंगी और ये बिल्कुल एक सॉलिड वॉल बनेगा इतना छोटा। और इसका जो वॉल्यूम होगा स्मॉल v, और इसका जो वॉल्यूम है, ये दोनों में बहुत फर्क है। द डेंसिटी इज डिफाइंड एज स्मॉल और अदर कैपिटल एम, जो कि टोटल मास हमने मेजर किया था, डिवाइड बाई स्मॉल v, नॉट कैपिटल v। हो सकता है हम इससे कोई दूसरा मेटालिक बॉल बनाए जिसका लेयर और मोटा हो जाए या और पतला हो जाए जिसका साइज और बड़ा हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम हमको नहीं चाहिए डेंसिटी निकालने के लिए, हमको उसका सॉलिड फॉर्म का वॉल्यूम चाहिए, तब हम डेंसिटी डिफाइन करते हैं। इसलिए ये चीज हमेशा याद रखना कि डेंसिटी कम होना, ज्यादा होना, किसी बात को तैरने होना कि मतलब वो तैर सकता है या नहीं तैर सकता है। आयरन की डेंसिटी जो है वो पानी से ज्यादा होती है, एवरीबॉडी नोज, बट फिर भी शिप क्यों तैरता है? क्योंकि उसको हॉलो बनाया जाता है, उसके अंदर बहुत सारा जो स्पेस है वो खाली होता है, इसके कारण वो तैरता है। अगर वो पूरा का पूरा सॉलिड आयरन से बना दिया जाए तो कभी नहीं कभी नहीं तैरेगा। तो शिप की जो डिजाइन की जाती है उसका आउटर लेयर आयरन का होता है, अंदर में बहुत सारी जगह खाली होती है, एयर होता है। इसलिए उसका जो वेट है, अगर वो सॉलिड आयरन से बना होता तो जो उसका वेट होता है उससे कई गुना कम हो जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि डेंसिटी आयरन की कम होगी, डेंसिटी आयरन की वही है, लेकिन हमने उसको ऐसे शेप में ढाला है कि वॉल्यूम को बढ़ा दिया, मास को नहीं बढ़ाया। मास को कम किया लेकिन वॉल्यूम को बढ़ा दिया, उसके अंदर एयर डाल दिया, कैविटी डाल दी। एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई अ बोट या फिर कोई भी शिप जो है वो पानी के ऊपर तैरती है। बॉयंट फोर्स ज्यादा होता है, ये होता है, वो होता है, बच्चे ये सब चीजें याद करते हैं, बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यहां से स्टार्ट होती है। हमको डेंसिटी को बहुत अच्छे से समझना है। कोई भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है अगर उसका टेम्परेचर चेंज ना किया जाए तो। एसआई यूनिट अगर डेंसिटी की अगर हम लें तो होता है केजी पर मीटर क्यूब, और इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन एसआई यूनिट जो है वो केजी पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, वैसे तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है डेंसिटी, लेकिन वाटर की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वो होती है वो 10³ kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो डेंसिटी ऑफ वाटर is 10³ kg पर मीटर क्यूब और 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए इसी को यूज करते हैं डेटा को।
इसके अलावा एक और चीज हमको चाहिए, वो है मर्क्यूरी का डेंसिटी, विच इज 13.6 इंटू 10⁻³ kg/m³, या फिर अगर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखें तो 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जनरली ये दो डेंसिटीज हमको याद होनी चाहिए, बाकी और याद हो गई क्वेश्चन में दिया जाएगा। हम लोग प्रेशर पर अभी आएंगे, विल डिटेल डिस्कशन ऑन प्रेशर। डेंसिटी के बारे में पहले कुछ और बातें हम लोग कर लें। एक तो होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी। यहाँ पर एक डेंसिटी के बारे में स्टेटमेंट है कि इन जनरल डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल decreases with increase in temperature. And vice versa. But water is an exception. क्यों? कैसा एक्सेप्शन है? From 0 degree to 4 degree, temperature is increasing. Density of water decreases. Sorry, density of water increases. And it becomes maximum at 4 degree. After that, density again decreases. तो बता सकते हो कि ये जो पिक्यूलियर बिहेवियर है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये क्यों है, क्या इसका एडवांटेज है, नेचर ने ऐसा क्यों बनाया, क्या फायदा होता है इसका? ये बस ये यूनिक बिहेवियर सिर्फ वाटर के पास है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर भी डेंसिटी बढ़ रही है अप टू 4 डिग्री। बाकी कोई भी और मटेरियल जिसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घटता है, और टेम्परेचर घटाएंगे तो डेंसिटी बढ़ता है। वैसे वर्षा का मतलब यही होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल काइंड ऑफ रिलेशन। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता। मैं आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि व्हाई केमिकली इट इज नॉट हैपनिंग, क्योंकि वो फिर केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। हमको ये पूछना है कि इसका एडवांटेज क्या मिलता है, नेचर ने ऐसा बनाया क्यों वाटर को? हाँ बताइए आद्या। सर शायद से जो वाटर बॉडीज होती हैं तो उसमें जो टॉप लेयर आइस की रहती है, उसकी वजह से जो वाटर एनिमल्स होते हैं उनको इजी जाता है पानी के अंदर सरवाइव करना, इसी प्रॉपर्टी की वजह से। बिल्कुल सही बात है। अगर ये ऐसा सिचुएशन नहीं होता, अगर इस तरह की बात नहीं होती, तो जैसे कोल्ड कंट्रीज में जो पोल के पास है, जहां पर 6 महीने ठंड पड़ती है, विंटर होता है, आइसलैंड वगैरह, उसमें जो वाटर बॉडीज होती हैं, हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर -40 डिग्री -30 डिग्री ऐसा हो जाता है। और अगर आइस भारी होता पानी से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लोअर टेम्परेचर पर है, तो आइस फॉर्मेशन नीचे से ऊपर की तरफ होता। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ होता तो विद इन 2 to 3 days और 5 days और लेट्स से 10 days और लेट्स से 1 month, जितनी भी वाटर बॉडीज है वो सब फ्रीज हो जाती, सब आइस फॉर्म हो जाता है। लेकिन रियल लाइफ में हम देखते हैं कि आइस का जो फॉर्मेशन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ ना होकर ऊपर से नीचे की तरफ होता है, बिकॉज आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो आइस जो फॉर्म होता है वो ऊपर से होने के कारण नीचे वाटर हमारा एज इट इज रहता है, और बॉटम में बहुत नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है।
क्योंकि ऊपर आइस जमा हुआ है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर -20 -30 गया हुआ है, स्टिल द बॉटम इज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वहां पर डेंसिटी मैक्सिमम है, नीचे वहां पर वाटर, वहां का टेम्परेचर लोअर होते होते बहुत समय लगता है, तब तक वो विंटर ओवर हो जाता है। और जो आइस की लेयर होती है दैट इज ऑल्सो एक्ट एज एन इंसुलेटर, वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करती है, तो फर्दर आइस के ग्रोथ को बहुत हद तक रिड्यूस कर देती है। अगर नीचे से आइस का फॉर्मेशन हुआ रहता तो वाटर हमेशा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता, जो टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड, और तुरंत तुरंत फ्रीजिंग हो जाती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक लाइफ के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव ही नहीं करते। इसी को एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं। इस पर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग बाद में देखेंगे कि ये बात क्वेश्चन में कैसे रेप्लिकेट की जाती है। इसके अलावा एक टर्म है जिसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी? और इसी के पैरेलल एक टर्म है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। Who is going to tell me what is relative density and what is specific gravity? ये सब बहुत बेसिक टर्म्स हैं, जूनियर क्लासेस में बच्चे ये सब टर्म्स को पढ़ते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये सब टर्म्स को भी तुम लोग डिफाइन करने में इतना टाइम ले रहे हो। एक ही दो बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, मेरे को बार बार उन्हीं से पूछना पड़ रहा है। ओके, हाँ मल्हार बताइए, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? The density of substance upon with respect to density of water. And what is specific gravity? सर जो उसकी वेट डेंसिटी है सब्सटेंस की, वो वाटर की वेट डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। एक्चुअली देखो रिलेटिव डेंसिटी, श्रावणी आप कुछ बताओगे? देखो रिलेटिव डेंसिटी जो है और स्पेसिफिक ग्रेविटी में बेसिक कुछ डिफरेंस है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी हम किसी भी दो मटेरियल की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर यूज किया जाता है। दैट मीन्स लेट्स से डेंसिटी ऑफ मटेरियल 1 विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल 2, मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल 1 विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल 2, तो ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी। एक के रिस्पेक्ट टू दूसरे को हम कंपेयर कर रहे हैं, और ये हो जाएगा ρ1 विथ बाई ρ2, और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। ये फर्स्ट जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी है, एब्सोल्यूट डेंसिटी। ये ρ2 ये सेकेंड मटेरियल की एब्सोल्यूट डेंसिटी है, और इनका हमने रेशियो ले लिया तो ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। लेकिन जनरली हम लोग मोस्टली जितनी भी चीजें हैं उसका डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में लेते हैं, तो उसके लिए टर्म यूज होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी is nothing but equals to density of any substance divided by density of water. और बहुत बार क्या होता है कि हम लोग रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी को सिनोनिमसली यूज करते हैं, क्योंकि और कोई जो हमारा सब्सटेंस है वो इतना कॉमनली हमको उसका डेंसिटी नहीं पता होता। जैसे आयरन है, बहुत सारे मटेरियल है हमारे सामने, हम लोग के सामने, लेकिन जनरली वाटर को ही रेफरेंस लेके हम किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को रियलाइज करते हैं कि वाटर से ही कितना हैवी है, वाटर से ही कितना हल्का है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ही ज्यादा यूज किया जाता है, वाटर के रेस्पेक्ट में हम डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम लोग उसको S.G इससे डिनोट करें तो डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर ऐसे लिखा जा सकता है। और इसका ये भी मतलब है कि अगर हमको डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस निकालना हो, अगर मान लो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया हो, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर
specific gravity into density of water, ये करने से हमारा उस सब्सटेंस का जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है वो निकलेगा। मतलब एक तरीके से अगर ऐसा सोचें, मान लो दिया हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड इज 20, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड इज लेट्स से 19 पॉइंट समथिंग होता है, तो 19 ऐसा हमने ले लिया, एक रफ एस्टिमेट। तो सबसे पहले तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी, जब कोई यूनिट नहीं होता, डायमेंशनलेस यूनिटलेस। तो 19 बोलने का मतलब कि गोल्ड की अगर डेंसिटी हमको निकालनी हो तो हम इस 19 को वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 10³ kg पर मीटर क्यूब। तो 19 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा गोल्ड का डेंसिटी, या 19 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हो जाएगा गोल्ड का डेंसिटी। मतलब वाटर से ये 19 टाइम्स भारी है, बेसिकली यही। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, इसको सिनोनिमसली यूज करते हैं, बट थोड़ा सा फर्क होता है। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी दो मटेरियल को हम कंपेयर कर सकते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी मोस्टली हम वाटर लेते हैं। हाँ बताइए। सर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन में वेट डेंसिटी का रेशियो बोला था। वेट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। वेट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। वेट डेंसिटी और डेंसिटी में फर्क होता है क्या? हाँ सर। क्या है फर्क? सर वेट डेंसिटी मतलब रोजी। वेट डेंसिटी मतलब रोजी। ओके, तुम एक टर्म बोल रहे हो, मैं भी इसको बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया टर्म है। डेंसिटी बोल रहे हो ना? देखो, नॉर्मल डेंसिटी और वेट डेंसिटी में तभी फर्क हो सकता है जब जी वेरिएबल हो जाए। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके लेंथ और साइज जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल हो जाए, कुछ उस सिचुएशन में ये थोड़ा सा। अदरवाइज मास डेंसिटी जो हम लोग डिफाइन करते हैं नॉर्मल, वही होता है ये वेट डेंसिटी। लेट मी सी, एक ये टर्म क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अभी जो हम आपको बता रहे हैं, दैट इज द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये नॉर्मल डेंसिटी जिसे हम डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, वही है। मतलब एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बहुत बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमको एब्सोल्यूट डेंसिटी ना देके स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म्स में चीजें दी जाती हैं। तो डायरेक्टली हम उस टर्म को देख के ये समझ सकते हैं कि ये वाटर से भारी है, ये वाटर से हल्का है। अगर वाटर में डालेंगे तो ये फ्लोट करेगा, वाटर में अगर डालेंगे तो ये सिंक कर जाएगा। इन जनरल सॉलिड बॉडी के बारे में बात करें तो सॉलिड बॉडी, फिर से मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड बॉडी, अगर सॉलिड बॉडी के बारे में बात करें तो वाटर से ज्यादा डेंसिटी का कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा, और पानी से वाटर की डेंसिटी से कम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो फ्लोट करेगा। एक बहुत सिंपल ये लॉजिक है। अगेन आयरन का जो शिप होता है वो क्यों फ्लोट करता है, हमने ऑलरेडी उसके बारे में बता दिया है कि वो सॉलिड नहीं होता, वो हॉलो होता है। हॉलो के लिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तुम ब्लाइंडली अगर एक स्टेटमेंट यहाँ पर फॉर्म करना चाहते हो तो अभी के लिए एक स्टेटमेंट बना सकते हो कि सब्सटेंस और एन ऑब्जेक्ट, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लिख लो, सॉलिड ऑब्जेक्ट having density greater than specific gravity, लिखो ना, having a specific gravity greater than 1 will sink in water.
and if it is less than 1 will float. ये एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है जो हम लोग अभी बना रहे हैं, एक आइडिया दिमाग में रख रहे हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, ये पूरा भी डिस्कशन में आगे आएगा, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखने के तुरंत बाद हमारे दिमाग में ये चीज आना चाहिए और वो सॉलिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये जरूर है। अगर कहीं पर भी उसमें हॉलो वाली बात आ गई तो उसके लिए फिर हम ये स्टेटमेंट को नहीं यूज करेंगे। तो डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो कोई मिक्सचर फॉर्म करते हैं हम लोग, तो उसकी डेंसिटी क्या होती है। तो कोई भी मिक्सचर हम फॉर्म कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, लेट्स से हमने दो लिक्विड को मिला दिया, दो सॉलिड को मेल्ट करके मिक्स कर दिया और एक नया एलॉय टाइप का कुछ बना दिया, तो ये डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है। तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज लाइक टोटल मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, वेरी सिंपल। जितना भी हमने दोनों ऑब्जेक्ट का मास लिया है वो टोटल मास डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, ये हमारा हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अब इस पर एक दो क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 2 या 3, लेट्स से 3, हम 2 भी कर सकते हैं 3 भी कर सकते हैं, चलो 2 ही से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 3 वाली बार में बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेट्स से वी हैव, एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं, इफ वी हैव 2 लिक्विड्स, ऐसे लिख लो, इफ वी हैव 2 liquids of density rho 1 and rho 2, then find the density of mixture if they are mixed in equal mass, equal volume। हम उसको किसी भी तरीके से मिक्स कर सकते हैं, हो सकता है 1 पार्ट रो 1 ले, 2 पार्ट रो 2 ले, लेकिन ये बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अगर दोनों को इक्वल मास लिया गया तो डेंसिटी क्या होगी, और दोनों का अगर इक्वल वॉल्यूम का लिया गया तो डेंसिटी क्या होगी। इन बोथ द केसेस वी हैव टू फाइंड आउट रो मिक्स, रो मिक्स हमको निकालना है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगा। जिन लोगों ने पहले से ये क्वेश्चन किया हुआ है उनके पास तो आंसर हो जाएगा, बट बाकी लोगों को भी टाइम देता हूं। ओके, ट्राई करें। बेसिक फॉर्मूला वी हैव टू यूज फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस वन, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ओके चलिए, हाँ श्रावणी बताएं आप। सर फर्स्ट का 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2 और सेकंड का रो 1 प्लस रो 2 बाय 2। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बाकी लोग का भी सेम ही आंसर है या कोई डिफरेंस है?
तो इक्वल मास बोलने का मतलब हमने दोनों को एम एम ले लिया। लेट से फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं, लेट से हमारा जो रो वन वाला लिक्विड है उसका भी हमने एम पार्ट ले लिया, एम मास, और इसका रो टू वाला जो लिक्विड है उसका भी एम मास ले लिया। तो जब हम रो मिक्स निकालेंगे तो क्या होगा, ये टोटल मास हो जाएगा विच इज एम प्लस एम। लेकिन टोटल वॉल्यूम भी निकालना है, तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये पहला वाला जो लिक्विड है उसका डेंसिटी V1 कैन बी रिटन एज m बाई रो, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसी तरह से वॉल्यूम कैन बी रिटन एज m बाई रो। So we are using this result. So m by rho 1 यहाँ से आ जाएगा और ये इसका वॉल्यूम हमारा आ जाएगा m by rho 2. और we are going to simply put these values that m by rho 1 plus m by rho 2 ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ पर m will get cancelled, यहाँ पर ये 2m है और यहाँ से m को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 by rho 1 plus 1 by m will get cancelled और इसके बाद जो आएगा 2 rho 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। वेरी सिंपल। और सेकेंड वाला तो और भी आसान है। अगर हम दोनों को, ये रो 1 है वॉल्यूम भी ले लिए, ये रो 2 है इसका भी वॉल्यूम भी ले लिया, इक्वल वॉल्यूम का मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम। तो मास अगर निकालना हो तो इसी फॉर्मूले से अगर हम देखें तो मास कैन बी रिटन एज रो इनटू वी। तो m1 ये हमारा हो जाएगा रो 1 भी और m2 ये हमारा हो जाएगा रो 2 भी। सो रो मिक्स इज इक्वल टू m1 प्लस m2 विच इज रो 1 भी प्लस रो 2 भी अपॉन टोटल वॉल्यूम इज v प्लस v। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गए, रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2। तो ये बहुत कॉमन रिजल्ट है, वी शुड रिमेंबर दिस। ऐसा डेराइव करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जिनको नहीं समझ आ रहा है, जिनसे नहीं हुआ, डेफिनेटली दे शुड गो थ्रू इट। और ये जो क्वेश्चन है हमने 2 डेंसिटीज के लिए दिए हैं, ये 3 के लिए भी दिए जा सकते हैं और तुम देख के इसको जनरलाइज भी कर सकते हो। सपोज हमने 3 के लिए दिया होता यही क्वेश्चन, अगर हमने रो 1 रो 2 रो 3 3 लिक्विड के लिए दिया होता, लेट्स से रो 1 रो 2 एंड रो 3, मेरे को बताओ कि उस केस में डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इक्वल मास के लिए क्या आता है और इक्वल वॉल्यूम के लिए क्या होता है, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द रिजल्ट्स। और ये मैं ऑल्सो डेराइव, अगर जिनसे नहीं हुआ था वो फिर से एक बार ट्राई कर सकते हो। ये 3 बच्चों के अलावा कोई और बच्चे हैंड रेज करेंगे या फिर सब लोग दर्शक दीर्घा में बैठे रहेंगे? मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। आप ये आंसर नहीं कर रहे हो, आप क्या चल रहा है आपके? आंसर नहीं करती निपुर, आंसर नहीं करती, सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं। सॉल्व कीजिए। फर्स्ट राउंड में बच्चे आंसर बताएं आप। अगर ये 3 लिक्विड के केस हो तो क्या होगा डेंसिटी फॉर इक्वल मास? सर 2 रो 1 रो 2 रो 3 अपॉन रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, और सेकंड केस में रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 अपॉन 3। एक मिनट 2 रो 1 रो 2 रो 3 अपॉन रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? यस सर। ओके, और व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सर रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 अपॉन 3। आद्या, आपका आंसर सेम है या डिफरेंट है? सर सेकंड वाला सेम है, फर्स्ट वाला क्या है डिफरेंट है। आंसर आपका? सर 3 रो 1 रो 2 रो 3 3 रो 1 रो 2 रो 3 अपॉन रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 1, नहीं रो 2 प्लस रो 2 रो 3
and rho 1, rho 3. ये रॉन्ग है। पैटर्न समझना था, बट दैट डजंट मीन दिस। यस सर, वो मेरे दो ध्यान में आ लिक्विड, गया। तो 2 लिक्विड में ये 2 आता है, 3 लिक्विड में ये 3 आएगा, 4 लिक्विड में ये 4 हो जाएगा, 5 लिक्विड में ये 5 हो जाएगा, और ऊपर में ये मल्टीप्लीकेशन आएंगे। लेकिन नीचे का जो टर्म आएगा वो सिंपली इसका सम नहीं आएगा। जैसे जैसे ये जो नंबर्स है, वैसे 3 से ज्यादा तुम लोग से पूछेंगे नहीं, तो 2 में तो ये रिजल्ट याद हो जाएगा, लेकिन 3 वाला भी हमको कम से कम थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, या इससे इसको रिलेट करने आना चाहिए। 3 में 2 टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यही 4 लिक्विड होता तो 3 टर्म मल्टीप्लाई होके आते, रो 1 रो 2 रो 3 प्लस रो 2 रो 3 रो 4 प्लस रो, ऐसे करके आते। अदरवाइज यू कैन सिंपली गो बाय द सेम एनालॉजी। सामने हमारा रिजल्ट, फॉर्मूला, डेरिवेशन जो भी है वो लिखा हुआ है, यू गो बाय दिस मेथड, m प्लस m प्लस m प्लस m, m by रो 1 m by रो 2, यू कैन इजीली सी क्या हो रहा है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बाकी ये रिजल्ट सही है। यहाँ पर सिंपली सबका समेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लिक्विड्स, एवरेज निकालना है। तो इक्वल वॉल्यूम के केस में सिर्फ एवरेज निकालने वाली बात है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन इक्वल मास वाले केस हमारा काम थोड़ा बढ़ जाता है। तो डेंसिटी रिलेटेड बातें और भी आगे चलेंगी। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेंसिटी ये हमको समझ में आ गई। डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, मिक्सचर की डेंसिटी कैसे निकालते हैं। और अब बात करते हैं वापस से प्रेशर पर। प्रेशर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होने वाला है इस चैप्टर के लिए। तो प्रेशर क्या है, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ प्रेशर, क्योंकि ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो बहुत तकलीफ देता है बच्चों को। कौन कौन से यूनिट है प्रेशर के? तो सबसे पहले तो मैं बात कर लूं एसआई, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है एसआई। यूनिट हमारा प्रेशर का होता है पास्कल। एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका लॉ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और 1 पास्कल कैन बी डिफाइंड एज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिट होते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हमारा पास्कल के अलावा एक होता है एटीएम। ठीक है ना। एक होता है बार, एक होता है टॉरिसेली। इसके अलावा सम हाइट h सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। इस तरीके से भी हम प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोग स्कूटी में एयर फिल करवाते हैं स्कूटी के टायर्स में, तो कितने लोग ने स्कूटी के टायर में हवा भरवाया है और मतलब ध्यान दिया है वहां पर कितना पॉइंट तक फिल करना चाहिए एंड ऑल? एनीवन? कभी स्कूटी में हवा नहीं भरवाया? मल्हार भरवाया तो होंगे। सर मतलब वो मीटर को मैंने देखा नहीं है अच्छे से उतना। ओके। आगे वाले में कितना पॉइंट और पीछे वाले में कितना पॉइंट, ये तो सबको पता होता है। जैसे नॉर्मली पूछा जाए तो बहुत सारे बच्चे ये तो बता देंगे कि आगे वाले में 40 होना चाहिए और पीछे वाले में 35 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, जो भी। लेकिन ये 40 और 35 क्या होता है? व्हाट इज दैट 40 और 35? ये मेरे क्वेश्चन है। क्या इनमें से कोई यूनिट है जो हमने लिखा है, या इसके अलावा भी कोई और यूनिट होता है? किसी ने नहीं ध्यान दिया? यही सब बात होता है ना, तो फिर हमको लगता है कि तुम लोग कितने बड़े साइंस के स्टूडेंट हो।
ये सब रोजमर्रा की चीजें होती हैं, और एक नॉर्मल क्यूरियस बच्चे को ये सब चीजें एक्साइट करती हैं सीखने, समझने, जानने के लिए। लोग को लगता है कि क्लास में ही हर चीज को सिखाया जाएगा तभी हम सीखेंगे। इसको बोलते हैं ट्रेंड। जो क्लास में बच्चे सीखते हैं इनको ट्रेंड स्टूडेंट्स कहा जाता है, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और एक होते हैं जो चीजों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, वो हमेशा ट्रेंड लोगों से अच्छा सोचते हैं। तो जब भी अपने आसपास साइंस पढ़ने वाले बच्चे कम से कम आसपास जब भी कोई चीज को देखें तो उसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाएं। और उसमें बहुत ज्यादा उसको दिमाग लगाने का ऐसा नहीं है कि एकदम रॉकेट साइंस सॉल्व करना है, छोटी छोटी चीजें। इफ एनीवन रिमेंबर, दैट यूनिट इज कॉल्ड PSI। 40 PSI, 30 PSI, 35 PSI. What is this PSI? This is pound per square inch. अब कहोगे ये कौन सा यूनिट आ गया? तो वेट को बताने का एक यूनिट होता है FPS सिस्टम में पाउंड। अभी बहुत सारे रेसलर्स, उनका जो मास होता है वो पाउंड में आता है। एक पाउंड कितने के बराबर होता है लगभग? एनीवन? एक पाउंड का वेट कितना होता है बताइए? सर शायद से 450 ग्राम। हाँ, 447, 440, मतलब हम लोग जनरली 440 ग्राम ले ले रहे हैं। लेट्स से 1 pound is equivalent to 440 grams. और per square inch is like this. एक square inch is this. एक इंच मतलब लेंथ, एक इंच विड्थ, ये एरिया। मतलब इतना वेट अगर इस एरिया पर पड़े तो जो प्रेशर होगा उसी को बोलते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच, इन शॉर्ट PSI. Now this is not an SI unit. This is not like a unit which we in general use for anywhere. हम इसको कहीं यूज नहीं करते सिवाय एयर प्रेशर के। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अगेन 200-300 साल ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया, तो उनका ये सिस्टम था पाउंड पर स्क्वायर इंच, तो उन्होंने यही हमको दे दिया। हम लोग अभी तक इसको यूज करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। फीट, इंच, यार्ड, गज, ये जो भी है ये सब ब्रिटिश यूनिट्स हैं, और अभी भी हम लोग बहुत सारी जगह पर इसको यूज करते हैं। तो प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स हैं, PSI, ATM, बार, टॉरिसेली, सेंटीमीटर मरकरी कॉलम। लेकिन SI यूनिट के नाम पर हमारे पास वही है 1 पास्कल, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर एरिया पर अगर लगे तो जो प्रेशर होगा वही होता है 1 पास्कल। 1 ATM का वैल्यू कितना वाट? कौन बताएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 ATM? ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? ये 1.01 into 10 to the power 5 Pascal. 1 bar, again this is something, this unit is used in geography. Geographical condition में कहीं भी हवा का दबाव ऐसा ऐसा कुछ यूज करना हो तो इसमें इसको यूज किया जाता है बार, और इसका वैल्यू होता है सिंपली 10 to the power 5 Pascal. टॉरिसेली भी एक साइंटिस्ट का नाम है। टॉरिसेली थ्योरम करके एक थ्योरम हम लोग को पढ़ना है, और ये होता है 133.32 पास्कल। और इस सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, इसका मतलब होता है H/100 into density of mercury into acceleration due to gravity, पास्कल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमसे पूछा जाए कि 36 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, इसका क्या मतलब है पास्कल में, तो 36 डिवाइड बाई 100, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी ऐसे सिस्टम हमने 13.6 इंटू 10 to the power 3 इंटू 9.8। अब ये जो वैल्यू आएगा यही हमारा पास्कल में वैल्यू हो जाएगा। तो बहुत बार हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम में भी हम प्रेशर को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना।
चलिए, ये हो गया हमारा प्रेशर का। अब तुम लोग एक बात बताओ, ये जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, मैक्सिमम डॉक्टर फैमिली से हो तो सब लोग को ब्लड प्रेशर क्या होता है, और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बायो पढ़ते होगे। नॉर्मल ह्यूमन का बीपी कितना होता है? बताइए, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अजीब वाला है। बीपी नॉर्मल ह्यूमन का कितना होता है? नका बताओ। सर 120/80 mmHg। 120/80 mm ऑफ Hg। ओके, सबको पता है ये सिस्टोलिक होता है, ये डायसिस्टोलिक होता है। मतलब सिस्टोलिक 120 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है और डायसिस्टोलिक 80 mm ऑफ Hg ये होता है। और अगर हम चाहें तो इसी फॉर्मूले से उसका एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होता है वो निकाल सकते हैं। एम आई राइट? सही बात है ना? ये यही बात है ना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मर्क्यूरी कॉलम क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम क्या होता है बताइए? आधा बताएं। सर 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, और इसको मिलीमीटर में लिखना हो तो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम। मेरे को एक बात बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा बड़ा है या सिस्टोलिक या डायसिस्टोलिक प्रेशर? कौन ज्यादा बड़ा है? विच वन इज ग्रेटर? अगर हम पास्कल डालें तो कौन बड़ा है? सिस्टोलिक प्रेशर या डायसिस्टोलिक प्रेशर बड़ा है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ा है? एटमॉस्फेरिक। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ा है तो ब्लड अगर कहीं भी हमको कट लगता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये कि कहीं भी अगर हमको कट लगता है, सपोज ये हमारी कोई वेन है और इसमें अगर कट लगा तो बाहर जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और अंदर का जो ब्लड है उसमें प्रेशर कम है। तो जो बाहर का प्रेशर है वो ब्लड को रोक क्यों नहीं देता? ये ब्लड ऐसा पिचकारी की तरह क्यों निकलने लगता? कोई भी नॉर्मल कट लगता है अगर बॉडी में तो ब्लड निकलता क्यों है? फिर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको दबा देना चाहिए। इतना ज्यादा प्रेशर है, इसको दबा देना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो बहुत कम है 760 मिलीमीटर और ये 120 मिलीमीटर, ये तो बहुत कम है यार, 1/6 है। बताओ। हाँ बताओ। सर शायद वो 120/80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सक्लूड करके वो एक उसका प्रेशर है वो है। हम्म, ये जो 120 और 80 हम लोग मिलीमीटर ऑफ Hg बोलते हैं ना, ये एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दिस इज नॉट द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ब्लड, दिस इज एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे 120 मिलीमीटर ऑफ Hg ज्यादा।
मतलब कायदे से अगर तुमसे कोई पूछे कि ब्लड का प्रेशर कितना होता है, तो इन दोनों में 60 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 760 प्लस 120 ये हो जाएगा 880 डिवाइड बाई 760 प्लस 80 ये हो जाएगा 840 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये हो गया एब्सोल्यूट ब्लड प्रेशर। बोलो। सर ऐसे ये मतलब ये रीजनिंग हो सकता है क्या कि जो मेजरिंग डिवाइस है ब्लड प्रेशर का वो भी एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड रहता है, तो इसलिए 760 ऐड करके बोल देंगे? नहीं, एटमॉस्फेयर से एक्सपोज कहाँ होता है? ब्लड प्रेशर डिवाइस जो मेजर करते हैं उसके अंदर मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी अच्छा हाँ ओपन टू सर, हाँ एटमॉस्फेयर हाँ थोड़ी ना हाँ हाँ होता है। हाँ सर, यस सर, गॉट इट। सर वो मैं ये पूरा क्वेश्चन, होल मशीन समझ रही थी। ये जो क्वेश्चन है ना कि 120/80 ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा मतलब कम है और क्यों ब्लड निकलता है, ये अच्छे अच्छे नहीं करते इस बात का, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि 120/80, ऑब्वियसली तुम लोग डॉक्टर के बैकग्राउंड से बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको ये सारी चीजें पता होंगी, लेकिन बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता होती कि ये 120/80 इज नॉट एब्सोल्यूट प्रेशर, इट इज एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे यहाँ पर जो हम लोग 30-35 psi जो भरवाते हैं, 40 psi, ये भी एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि 40 psi अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 440 ग्राम पाउंड पर स्क्वायर इंच, एक स्क्वायर इंच को अगर हम 2.54 सेंटीमीटर इंटू 10⁻² का स्क्वायर ले लें और इसको वेट लेके इससे डिवाइड कर दें और 40 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जितना प्रेशर में हम हवा भरते हैं एटमॉस्फेयर का है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है, एंड दिस वैल्यू इज वेरी वेरी हाई देन दिस। तो ये जो प्रेशर है ना, ये एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हम लोग जितने भी इस तरह की चीजें करते हैं वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर कितना है वो कैलकुलेट करते हैं, ना कि हम एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, और ये चीज हमको पता होनी चाहिए। एंड ये जो अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू है, जो हमारा एयर जो सराउंडिंग हमारे ऊपर लगाता है, वो ह्यूज प्रेशर है, बट फिर भी हम रैप्चर क्यों नहीं हो पाते? व्हाई वी आर नॉट गेटिंग रैप्चर्ड? ये तो आंसर करना पड़ेगा। मैंने ये तो एक नीट के मेडिकल बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए ये आंसर तो बनता है कि एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, 10⁵ पास्कल, बाप रे बाप, फिर हम लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? हम लोग को पता भी नहीं चलता, क्यों? हाँ बताइए। सर क्योंकि हम उससे भी ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इसलिए। नहीं नहीं। अच्छा, कभी बिसलेरी की बोतल को खाली होने के बाद उसके अंदर की हवा सक किए हो? ये कोई भी जो ये मिनरल वाटर की बोतल आती है, मतलब वो एकदम हार्ड वाला मत लेना, ये जो पतला बिसलेरी एक्वाफिना, तो इसको जब पी के जब पानी खत्म हो जाता है, इसको जब हम सक करते हैं तो इसका सिर्फ ऐसा सिकुड़ क्यों जाता है? व्हाई दिस बिकम सो, ऐसा लाइक एकदम ऐसा सिकुड़ जाता है, क्यों? सक करने पर सिकुड़ता क्यों है? और वही अगर हमारा जो स्टील बॉटल है जो नॉर्मल पानी पीने के लिए यूज करते हैं, उसमें से तुम हवा सक करो, पहले तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर कर लो तो वो नहीं सिकुड़ता, वो नहीं खींचता, क्यों? हाँ अद्या बताइए। सर कौन से क्वेश्चन का आंसर? वही बॉटल क्यों क्रश हो जाता है, हाँ सर। या फिर सर हमारे ऊपर इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है फिर भी हम उसको भी मतलब कैसे महसूस नहीं करते, हम लोग को पता भी नहीं चलता कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। सर एक्चुअली हमारे बॉडी में भी ब्लड फ्लो करता है, वो उसको विथस्टैंड करने में हेल्पफुल रहता है। एक्चुअल जो इसका आंसर है ना, तुम लोग पता नहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पढ़े क्या अभी तक? लंग्स के बारे में नहीं पढ़े क्या? ये जो हमारा बॉटल होता है ना, जैसे नॉर्मल
ये पानी की बोतल है। लंग्स कुछ इसी तरह का है। यहाँ पर बाहर और अंदर में एयर अगर सेम हो तब तो ये प्रेशर बैलेंस हो जाता है। ये एयर यहाँ भी है, ये एयर यहाँ भी है, तो दोनों प्रेशर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको खाली कर दिया जाए, यहाँ से एयर को निकाल दिया जाए, तो ये जो अंदर का जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करना बंद कर देगा। तो सिर्फ बाहर की हवा रहेगी, वो इस पर प्रेशर बनाएगा और इसको क्रश कर देगा। तो जब भी हम किसी बॉटल को शक आउट करते हैं, मतलब उसके अंदर की एयर को निकालते हैं, तो अंदर का जो एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था वो खत्म हो जाता है, वो हट जाता है, और उसके कारण बाहर का जो प्रेशर है वो लगता है और उसको सिकुड़ ऐसे ऐसे क्रश कर देता है बिल्कुल। तो अगर हमारी लंग से एयर निकाल दी जाए ना पूरी, तो हमारा भी बॉडी इसी तरह से उस जैसा बोतल क्रश होता है, बिल्कुल हमारा बॉडी भी उसी तरह क्रश हो जाएगा। ये लंग्स है जो हम लोग को बचाए रखता है, क्योंकि लंग्स के से डायरेक्ट कांटेक्ट है। हमारा जो नाक है ना वो बिल्कुल एक कांटेक्ट मेंटेन करता है। हम लोग बाद में ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि डायरेक्ट ओपनिंग जहाँ होती है वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तुम्हारे लंग्स के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और बाहर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, तो ये दोनों प्रेशर एक दूसरे के बराबर है, इसलिए उनको फील ही नहीं होता। अगर लंग्स को कट कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए और लंग्स के अंदर से हवा निकाल दी जाए, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, हम लोग को क्रश कर देगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना भी ज्यादा प्रेशर होता है। तो ये सब चीजें रियल लाइफ से मैं बता रहा था, इस चैप्टर में इतनी सारी चीजें हैं समझने को, और रियल लाइफ से इसका इतना ज्यादा कनेक्शन है कि मैं एग्जांपल अगर देने लगूंगा तो फिर देता ही रह जाऊंगा, क्योंकि आज सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को हमको स्टार्ट करना था, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं दिया, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, प्रेशर इनसाइड लिक्विड और फ्लूइड क्या होता है उसके ऊपर। आज बेसिक जो टर्म्स है वो हमने समझा, और प्रेशर का एक तरीके से यूनिट्स वगैरह जो भी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो बेसिक आइडिया होता है वो हमने समझा। तो मैं एक बार ग्रुप में वो टाइमिंग का एक बार पुल करा लेता हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे, मुझे लग रहा है 4-5 बच्चे क्लास में नहीं है ज्यादातर, लेकिन बच्चों को इवनिंग वाला टाइम ही पसंद है, तो आई होप कि इवनिंग वाला टाइम ही हो। थैंक यू।